हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनग्रेस। तो आज शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का अपना बायो का चैप्टर विच इज़ लाइफ प्रोसेस। तो आपको 10th बोर्ड्स में बहुत हेल्प होने वाली है। आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लाइफ प्रोसेस देखो, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या? तो लाइफ प्रोसेस क्या है? जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर लिविंग कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आओ देखते हैं। देखो लाइफ प्रोसेस क्या है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? सो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो सारी प्रोसेसेस जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो ऐसी कौन सी लाइफ प्रोसेस हैं जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस चैप्टर में क्या है, जैसे कि न्यूट्रिशन है ना। न्यूट्रिशन जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, है ना। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ लाइफ प्रोसेस हैं, एग्जांपल्स हैं। तो लाइफ प्रोसेस आप देख सकते हो, उसके एग्जांपल्स हैं जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस के बाद देखो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस के बाद देखो, लाइफ प्रोसेस में हमने जितनी प्रोसेस देखी, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन हम इस चैप्टर में प्लांट्स का भी पढ़ेंगे और एनिमल्स का भी। ट्रांसपोर्टेशन विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी। रेस्पिरेशन जो प्लांट्स और एनिमल्स का इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक्सक्रीशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी ऐसी प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करता है, ठीक है। आगे देखो लाइफ प्रोसेस के बाद देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पहली प्रोसेस से विच इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो देखो हर ऑर्गेनिज्म को फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या चाहिए होता है? फूड। तो हर ऑर्गेनिज्म क्या लेता है? फूड लेता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो न्यूट्रिशन क्या है? Nutrition is the process by which organisms obtain and utilize nutrients from the food they consume. तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? न्यूट्रिशन यूटिलाइज करता है। जो भी वो फूड खा रहे हैं, जिस भी टाइप का वो फूड खा रहे हैं, उससे वो क्या लेता है? न्यूट्रिएंट्स लेता है। और उन्हीं न्यूट्रिएंट से उनको क्या मिलती है? उनको ग्रो करने में, डेवलपमेंट में, इन सब में हेल्प मिलती है, ताकि वो अपनी बाकी के फंक्शन भी परफॉर्म कर सके। तो ये क्या है? न्यूट्रिशन की बेसिक डेफिनेशन। अब न्यूट्रिशन जो है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि प्लांट्स जो हैं किस तरीके से अपना फूड लेते हैं या फिर बनाते हैं। तो हम भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए वो किस टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो आगे देखो, न्यूट्रिशन के बाद हम देखते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कुछ मोड्स हैं या फिर टाइप हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन के दो मेन टाइप्स हैं विच आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद फूड अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सॉरी तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो सब क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक है। साथ ही साथ बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। दूसरा टाइप है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो 3 टाइप का हो सकता है। पहला है हमारा सेप्रोफिटिक, ठीक है, पहला है हमारा सेप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं कैसा फूड ऑब्टेन करते हैं? बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, इन तीनों में ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे है कि ऑर्गेनिजम्स किस टाइप का फूड ऑब्टेन कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसा फूड खा रहे हैं? वो खा रहे हैं बेटा डेड एंड डीके मैटर,
दे डेड एंड डीके मैटर। ठीक है, मीन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स बाहर से ही अपना फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, फिर इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें डेड एंड डीके मैटर को वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब डेड एंड डीके मैटर क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल डेड लीव्स, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, ये सब क्या है? डेड एंड डीके मैटर। एग्जांपल कौन है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का? एग्जांपल है हमारा फंजाई। ठीक है, सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज और कंज्यूम इट्स फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। इस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है बिना उसको किल किए। तो यहाँ पर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन का? फॉर एग्जांपल कसकटा। अगर प्लांट्स में बात करें तो कसकटा इसका एग्जांपल होगा। और क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे कि लीचेस। लीचेस भी क्या है? पैरासाइट्स हैं। ठीक है, पैरासाइट्स। थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को कंज्यूम करके अपनी बॉडी में क्या करते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इट मीन्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड विच इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो फूड कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। फिर उसका क्या करते हैं? इनसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं विच इज नोन एज डाइजेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कि अमीबा। अमीबा यही करता है। ठीक है, अपने अंदर बॉडी में इनसाइड डाइजेशन करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का अमीबा है। ह्यूमन बींग्स भी यही करते हैं। क्लियर? आगे देखो, ये हुई हमारी न्यूट्रिशन की बात। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में जिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं प्लांट्स, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स यूज सनलाइट। अब जो प्लांट्स हैं क्या क्या चीजें यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो देखो, प्लांट जो है सनलाइट का यूज कर रहे हैं। किसका? वेट, प्लांट जो है किसका यूज कर रहे हैं बेटा? प्लांट यूज सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट यूज कर रहे हैं, क्लोरोफिल यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं और वाटर। सो प्लांट्स यूज सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज फूड। किस फॉर्म में फूड को बना रहे हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में वो फूड बना रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पर रिलीज क्या करता है प्लांट? ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट भी रिलीज करता है। तो ये क्या है? हमारी फोटोसिंथेसिस की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुआ बच्चों? आगे और बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। देखो आगे देखो, फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है हमको। तो व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो सबसे पहली चीज सनलाइट। प्लांट्स को सबसे पहली चीज क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। विदाउट सनलाइट दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। सो सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट भी ट्रैप या एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, अब यही सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी यूज होती है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही सनलाइट एनर्जी यूज होती है। तो पहला रॉ मटेरियल जो प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या है? सनलाइट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सनलाइट के बाद? नेक्स्ट इज वाटर। दूसरी चीज अपने प्लांट को चाहिए पानी। पानी कहाँ से मिलेगा? पानी, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? पानी हम कहाँ देते हैं? रूट्स में देते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करेगा और रूट से वो प्लांट तक कैसे पहुंचेगा? इट पासिस थ्रू वेसल्स इन द स्टेम ऑन इट्स वे टू द लीव्स। तो प्लांट्स में प्रेजेंट जाइलम वेसल्स जो है ये काम करती है उनको लीव्स तक पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, दूसरी चीज हो गई हमारे पास वाटर। क्लियर? आगे देखो, वाटर के बाद
थर्ड थिंग विच प्लांट नीड्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ठीक है, विच इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। प्लांट जो है अपना स्टोमेटा जो लीव्स के पोर्स में प्रेजेंट है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर passes through small pores in the leaves and these pores are called stomata। इन pores को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, थर्ड चीज हो गई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखो और क्या चाहिए प्लांट को। अच्छा, लास्ट चीज जो हमारी रह गई है, इट इज क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में या फिर ज्यादातर कहाँ पर है, लीव्स में है। ठीक है, तो क्लोरोफिल की बात हम यहाँ पर करेंगे और उससे पहले करने से पहले हम क्या करेंगे, अनाटॉमी देखेंगे लीफ की, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो उसको थोड़ा ढंग से समझेंगे। लीफ जो है प्लांट की, उसमें क्या क्या चीजें और क्या क्या सेल्स प्रेजेंट है। देखो ये देखो, ये टाइप्स ऑफ सेल्स दिखा रखे हैं लीफ में। लीफ में सबसे ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। लीफ के सबसे ऊपर जो कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। उसके बाद जो क्यूटिकल के नीचे की लेयर है इसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस। क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस दो हैं, एक तो अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। साथ ही साथ प्लांट के बीच में, एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है वो कौन से सेल्स हैं हमारे पास, मैक्सिमम मीजोफिल सेल हैं। कौन से सेल हैं, मीजोफिल। और साथ ही साथ प्लांट के पास क्या प्रेजेंट है, देखो वैस्कुलर बंडल्स। तो वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है। साथ ही साथ देखो प्लांट के लीव्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल, जो हमारी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ दो सेल्स और दिखा रखे हैं अपने पास। एक तो है पेलाइसेड सेल, पेलिसेड सेल्स, और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। ठीक है, ये दो टाइप के सेल और दे रखे हैं जिनको तुम पढ़ोगे आगे इन फर्दर क्लासेस। और साथ ही साथ प्लांट में देखो क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा के सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्लियर, तो ये थी अपनी लीफ की एनाटॉमी, जिसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से टाइप के सेल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे पास लीफ के अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो लीफ क्या है, तो लीफ क्या है, लीफ इज अ फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर है जो कहाँ से ग्रोथ हो रहा है, इट इज आउटग्रोथ फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ वैस्कुलर प्लांट। ठीक है, मोस्ट केसेस में लीव्स कैसी होती हैं, मोस्ट केसेस में लीव्स आर ग्रीन, और उन लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और इसी में ही, इसी वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है, इसीलिए लीव्स आर द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर, तो लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस तो करती ही हैं, साथ ही साथ लीव्स का और भी फंक्शन है, जैसे कि क्या, लीव्स ऑल्सो प्ले अदर रोल्स इन प्लांट्स, लाइक जैसे कि ट्रांसपीरेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीव्स का एक और फंक्शन है विच इज ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या है, इट इज द रिलीज ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर जब प्लांट से जब वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन लीव्स के थ्रू हुआ। साथ ही साथ जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, CO2 का, ऑक्सीजन का, ये जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी लीव्स के थ्रू होता है। साथ ही साथ लीव्स जो हैं प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम सनलाइट, और साथ ही साथ हर्बीवोर्स से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है, हमने देखा सबसे ऊपर की लेयर है लीव्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। तो ये क्या है, कवरिंग है जो अपर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है। अब क्यूटिकल का काम क्या है, ये एक बेसिकली वैक्सी कवरिंग है, तो लीफ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्लियर, नेक्स्ट देखो अपर एपिडर्मिस देखी थी हमने, इसके बाद मीजोफिल सेल्स, जितने भी ये तुमको बीच में सेल्स दिखाई देते वो हमारे क्या थे, मीजोफिल सेल्स थे। ठीक है, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ which are responsible for photosynthesis, they are called mesophil cell। इन्हीं mesophil cell में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, जो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करेगा। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। आगे देखो आगे हमारे पास जो सेल्स हैं देखो कौन से हैं, पेलिसेड सेल्स, जिनको तुम आगे फर्दर पढ़ोगे। ठीक है,
स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है? दे आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स विद इन प्लांट सेल। ये क्या है? ऐसे प्लांट सेल में ऐसे स्पेशल ऑर्गेनेल्स हैं जो क्या, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। इसी क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से प्लांट का कलर कैसा है? ग्रीन। तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट जिसका फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग सनलाइट। इसका फंक्शन है सनलाइट को कैप्चर करना, ट्रैप करना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जब क्लोरोप्लास्ट ने सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये सनलाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तभी हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है हमारे पास। गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है? तो गार्ड सेल्स क्या है? बेसिकली a pair of specialized cells surrounding each stomata responsible for opening and closing of the pore। तो स्टोमेटा के सराउंडिंग में जो सेल हैं उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, स्टोमेटा के सराउंडिंग में जो किडनी बीन शेप्ड सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और यही क्या कर रहे हैं? गार्ड सेल ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल कर रहे हैं। तो गार्ड सेल का फंक्शन क्या हुआ? दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर? इनकी जो ड्यू टू देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इनकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जब स्टोमेटल पोर ओपन होता है तो उनकी शेप चेंज हो जाती है, जब वो क्लोज होता है तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। देखो, तो ये इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते रहते हैं ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। क्लियर? और इसी के थ्रू हमारा क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज और वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन। क्लियर? आगे बढ़े। देखो, लोअर एपिडर्मिस थी अपने पास, ठीक है, प्लांट की लीव्स में, स्टोमेटा। ठीक है, इधर हमारा स्टोमेटा। नेक्स्ट इज वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स मैंने बताया, वैस्कुलर बंडल्स कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम का फंक्शन क्या है? जाइलम इज अ टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। और फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम इज अ टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट फूड इन एवरी डायरेक्शन टू द प्लांट। मल्टी डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम जो है, फूड कहाँ बनता है? हमारा लीव्स में, तो इसी वजह से मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है फ्लोएम का। जबकि जो जाइलम है वो अपवर्ड मूवमेंट में डायरेक्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स का। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब आते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है? ये स्टेप्स हैं ऑफ फोटोसिंथेसिस। Okay, water is absorbed by the roots and passes through vessels in the stem on its way to the leaves। तो water जो है रूट से एब्जॉर्ब होगा, सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। कौन एब्जॉर्ब करेगा? हमारा ग्रीन केमिकल विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट भी लिख सकते हैं हम। जब ये चीज होगी, जब सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ये जो सनलाइट एनर्जी है ये यूज होगी कि ताकि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो सके इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आएगी फ्रॉम एयर। कहाँ से आएगी? थ्रू स्टोमेटा। फोर्थ इज हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज और फूड। यही हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? तो ये हमारे पास सारी चीजें डायग्रामेटिकली शो कर रखी हैं। सनलाइट एनर्जी आ रही है, ठीक है, लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। वाटर जो है रूट से एब्जॉर्ब होगा एंड जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो प्लांट ने क्या क्या यूज करा है? देखो, इसी से इक्वेशन बन जानी है अपने। प्लांट ने यूज किया है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ ही साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्या बनाया है? प्रोडक्ट क्या बना है हमारा? ग्लूकोज विच इज अ टाइप ऑफ शुगर, C6H12O6। एंड साथ ही साथ प्लांट ने क्या रिलीज करा है? ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर वाटर भी बनता है इस इक्वेशन में एज अ प्रोडक्ट। तो ये हो गई हमारी क्या? फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, जो अगर फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आता है तो आप लिख कर आएंगे। क्लियर? तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। मीन्स आपको डेफिनेशन आती है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो इजीली आप इक्वेशन ही बना सकते हो। प्लांट ने जो जो चीजें यूज करी हैं, CO2
H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, प्रोडक्ट बनाया है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे बेटा 6 की जगह 12 कर लेना, 6 CO2 12 H2O आएगा उधर। बाकी ये देखो, ये है हमारे पास एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ये स्टेप्स ही लिख कर आने हैं इन एग्जाम, ये स्टेप ही लिख कर आने हैं एग्जाम में। क्या कि एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल। नाउ दिस लाइट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और जब ये चीज होगी तो साथ ही साथ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड देन रिडक्शन ऑफ CO2 will take place to make carbohydrates. So these are the steps which are given in our NCERT, which is very important. मीन्स अगर फोटोसिंथेसिस आपको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आता है 3-4 मार्क्स, तो आपको ये स्टेप्स भी लिखकर आने हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बने, ग्लूकोज बना एंड ऑक्सीजन बना, साथ ही साथ वाटर भी बना। क्लियर? तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक टाइप की शुगर है जो प्लांट यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। बाकी जो ऑक्सीजन गैस है प्लांट जो है उसको रिलीज कर देता है, क्योंकि प्लांट के लिए ऑक्सीजन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो प्लांट ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया इनटू द एयर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बात करी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और CO2 का लेवल है वो भी क्या होता है, बैलेंस होता है। क्लियर? तो ये बात है हमारी फोटोसिंथेसिस की। आगे ये था हमारा न्यूट्रिशन इन क्या बेटा, प्लांट्स, ये था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आगे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, कि एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। अब जो एनिमल्स हैं वो किस पर, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। इट मीन्स दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, यानी कि किस पर, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फॉर देयर कंजम्पशन ऑफ फूड। तो अब आगे बात करेंगे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बेटा अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने पढ़ लिया, बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। तो न्यूट्रिशन एनिमल्स, हमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है या फिर डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम आवर माउथ। माउथ से डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ से हमारा डाइजेशन खत्म होता है, किस पार्ट में, जो लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम पार्ट है, इट एंड्स फ्रॉम देयर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं डाइजेशन में और क्या क्या हमारी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं इस फूड के डाइजेशन में। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी बॉडी का है, इट कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, जहाँ से फूड जो है पास होगा, ठीक है, और अलग अलग ऑर्गन से पास होगा, जैसे कि it first goes from mouth to esophagus, which is food pipe, then it goes to stomach and then to small intestine and large intestine। उसी के साथ साथ हमारे जो कुछ ग्लैंड्स हैं वो कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं which helps in the process of digestion। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गन एक साथ मिलकर डाइजेशन की प्रोसेस में मदद कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारी क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो इस तरीके से माउथ से हमारा ईसोफेगस आएगा, ईसोफेगस के बाद हमारा यहाँ पर लिवर है। ठीक है, लिवर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम एंड देन एनस। इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ दिखता है हमको। यहाँ देखो, सबसे पहले पार्ट में विच इज माउथ, सबसे पहले हमारा फूड जो है इट एंटर्स इन अवर माउथ। ठीक है, अब माउथ में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले फूड जो है माउथ में एंटर होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर इंजेशन हमारे माउथ में, बताओ क्या क्या चीजें हमारे माउथ में, टीथ है, टंग है ना, और हमारी सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रीट करती है। तो हमारे माउथ में क्या क्या चीजें होती हैं, टीथ हैं जो क्या करेंगे, उस फूड को लार्ज पीसेस से स्मॉल पीसेस में तोड़ देंगे, है ना। तो मैकेनिकल डाइजेशन इसको हम कहते हैं। तो टीथ ने क्या किया, चूइंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। तो टीथ ने क्या करा, टीथ ब्रेक डाउन लार्ज फूड पीसेस इनटू स्मॉलर वंस। उसके बाद जो हमारा सलाइवा है, इट इनिशिएट्स डाइजेशन। ये डाइजेशन इनिशिएट कर देता है किसकी मदद से, ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है, सलाइवरी
अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज केमिकल डाइजेशन करता है। केमिकल डाइजेशन मतलब जो हमारा फूड के अंदर स्टार्च है ना, शुगर है, उसका ब्रेक डाउन करता है। तो सलाइवरी अमाइलेज किसका ब्रेक डाउन करता है, जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन करता है। क्लियर। तो फूड में माउथ के अंदर हमारी ये सारी चीजें हुई, इस तरीके से फूड का ब्रेक डाउन हुआ। नेक्स्ट, जब फूड माउथ से कहाँ जाता है, माउथ में टीथ ने अपना काम किया, ठीक है, सलाइवा ने अपना काम किया, टंग ने अपना काम करा। टंग क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, तो ये भी पॉइंट हम लिख सकते हैं। देन द फूड फ्रॉम माउथ गोज फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस इज अवर फूड पाइप, राइट। अब फूड जो है जब ईसोफेगस से कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, तो कुछ ये मूवमेंट करता है, और उन मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये मूवमेंट क्या है, दीज आर कॉन्ट्रैक्शन एंड सम रिलैक्सेशन मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसी मूवमेंट है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट है, जिसकी मदद से फूड हमारा माउथ से कहाँ जाता है, स्टमक की तरफ जाता है, ठीक है। क्या ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होता है फूड का, तो नहीं, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन, कोई ब्रेकडाउन फूड का नहीं होता। नेक्स्ट इज हमारा फूड कहाँ जाएगा, हमारा फूड गोज इनटू स्टमक, ठीक है। अब स्टमक देखो कैसा है, इस तरीके से हमको स्टमक दिखता है। स्टमक देखो क्या है, स्टमक इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट होल्ड्स फूड व्हाइल इट इज बीइंग मिक्स्ड विद स्टमक एंजाइम्स। तो स्टमक क्या करता है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो फूड को होल्ड करके रखता है कुछ 3-4 घंटे तक, और उसके बाद ये स्टमक के एंजाइम के साथ मिक्स होकर डाइजेशन हमारा करता रहता है। तो स्टमक में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे मेनली डाइजेशन होता है, तो देखो स्टमक के अंदर सिक्रीशन होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरीके से हेल्प करता है डाइजेशन में, ये जो है स्टमक की मीडियम को क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। जब मीडियम एसिडिक बन जाती है तो उसकी मदद से एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम, ये एक्टिवेट हो जाती है, ठीक। अब पेप्सिन एंजाइम जब एक्टिवेट होती है तो किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करती है, ये हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं बेटा उनको डाइजेस्ट करने में मदद करती है। क्लियर। इट मीन्स HCl ने एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करी जिसकी मदद से पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हुई, और पेप्सिन एंजाइम ने क्या किया, इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन अवर फूड। एक और चीज जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड म्यूकस। अब म्यूकस क्या है, म्यूकस का काम करता है, म्यूकस का काम है स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। किस तरीके से प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl, ठीक है। तो म्यूकस का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। अब स्टमक के बाद देखो, स्टमक के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, स्टमक के बाद बेटा हमारा फूड जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाता है, बट उससे पहले 2 ग्लैंड्स अपना काम करती हैं। पहली है हमारी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज कुछ जूस बनाती है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पेनक्रियाज इस तरीके से दिखती है, पेनक्रियाज कुछ जूसेस बनाती हैं और उस जूस को हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, सिक्रीट करती है ये। तो पेनक्रियाज कहाँ लोकेटेड है, सबसे पहले तो इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे की तरफ प्रेजेंट है। 2 मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला क्या, एक तो पेनक्रियाटिक जूस बनाती है जिसके अंदर ये एंजाइम्स हैं। पहली है एंजाइम पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो ब्रेक डाउन करती है शुगर का, दूसरी हमारी लाइपेज एंजाइम जो ब्रेक डाउन करती है फैट का, एंड थर्ड इज ट्रिप्सिन एंजाइम विच ब्रेक डाउन प्रोटीन इन अवर फूड। क्लियर, एक काम तो ये है। साथ ही साथ तुमको पता होगा पेनक्रियाज जो है एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में हार्मोन भी बनाती है ना। इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज, जो क्या करता है बेटा, हमारे ब्लड में शुगर लेवल है उसको कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने का काम करता है पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, पेनक्रियाज के बाद और कौन सी ग्लैंड है, नेक्स्ट इज लिवर। लिवर, अब लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। The liver is the largest organ in the body and performs essential functions. क्या essential function perform करता है, it produces bile juice. liver क्या करता है, it produces bile juice which helps in emulsification of fat, and साथ ही साथ एक और चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है कि इस bile juice में कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर,
कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होती। इस बाइल जूस की वजह से क्या होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन बहुत ईजीली हो सकता है। उसके बाद देखो, अब यहाँ से लिवर ने हमारा बाइल जूस सिक्रीट करा, पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करा, ये सब के सब कहाँ जाएंगे, स्टमक से जो फूड आ रहा है, ठीक है, स्टमक से जब फूड आया विच इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड इट इज नोन एज काइम, तो ये सब कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो कहाँ प्रेजेंट है, एक स्मॉल पियर शेप्ड का ऑर्गन है, दिख रहा है, एक स्मॉल पियर शेप्ड का ऑर्गन है बेसिकली, और ये लोकेटेड है बीनीथ द लिवर। इसका फंक्शन क्या है, इसका बस ये फंक्शन है कि जो हमें अभी पढ़ना है, इसका ये फंक्शन है कि जो बाइल जो सिक्रीट होता है बेटा वो स्टोर हो जाता है जाकर कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब बाइल जूस के बारे में भी देखो, बाइल जूस क्या है, बाइल इज ए स्टिकी येलो ग्रीन डाइजेस्टिव फ्लूइड जो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, लिवर से प्रोड्यूस हुआ है, और कहाँ जाके स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स ड्यूरिंग डाइजेशन। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कंप्लीट डाइजेशन जब फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है तो वहीं पर ही एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी शुरू हो जाता है। ठीक है, मीन्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इज लोकेटेड हियर। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। जो कंप्लीट डाइजेशन हो गया फूड का तो वो डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक, एब्जॉर्ब होगा, और साथ ही साथ ये भी कुछ इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करती है जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। इट मीन्स इंटेस्टिनल जूस जो इंटेस्टाइन ने बनाया, बाइल जूस, ठीक है, जो लिवर से आया, और पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज से आया, इस सब ने मिलकर क्या करा, डाइजेशन को कंप्लीट करा। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करी। उसके बाद जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया तो फूड का एब्जॉर्प्शन पर आते हैं। फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सम स्मॉल प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, और इसका फंक्शन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो फूड ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगा इन अवर ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्योंकि माइक्रोविलाई सराउंडेड होती है ब्लड वेसल से। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई विच इंक्रीजेस द सरफेस वॉल्यूम मेकिंग द एब्जॉर्प्शन मोर इफेक्टिव। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। विद इन द विलाई देयर आर न्यूमरस ब्लड वेसल्स दैट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो ये विलाई के आसपास सराउंडिंग में क्या है, वेरियस ब्लड वेसल्स जो डाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, और वहां से हमारा ब्लड स्ट्रीम से सारा ब्लड जो है क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट कर देगा बॉडी के पार्ट्स में। तो ये हुई बात हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में देखते हैं क्या होता है। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन विच इज ऑल्सो नोन एज, सो लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज कोलोन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से हमको दिखती है, इट इज ऑल्सो नोन एज कोलोन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही ये एक्सटेंड होती है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, हमारा फूड वेस्ट जो है बॉडी का, जितना भी फूड का जो भी वेस्ट बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत से वाटर और मिनरल्स जो हमारी बॉडी में है, वाटर और मिनरल्स जो हैं उनका भी बेटा क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म सेवरल एसेंशियल फंक्शंस सच एज absorbing water and electrolytes. ठीक है, forming stool, facilitating bacterial fermentation and protecting against infection. तो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या एसेंशियल फंक्शन। क्या फंक्शन है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, स्टूल यानी कि जो हमारा वेस्ट है उसको प्रोड्यूस करता है, उसको बनाता है और लेकर आता है कहाँ पर, रेक्टम में लाकर स्टोर कर देता है। ठीक है, यहीं पर हमारा बैक्टीरियल फर्मेंटेशन भी होता है और यहाँ से हमें इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। इतनी बात क्लियर हुई।
उसके बाद जो हमारा वेस्ट है, बताओ कहाँ जाएगा? वेस्ट जो है हमारा रेक्टम में जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा एंड एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा? एक्सक्रीट हो जाएगा. सो रेक्टम कनेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन टू द एनस. It acts as a reservoir where stool accumulates before being ready for elimination. तो यहाँ पर रेक्टम में क्या होगा? एक रिजर्वायर है. किस चीज़ का रिजर्वायर है? यहाँ पर आकर हमारा जो वेस्ट है, स्टूल है या फिर फीसेज हैं, वो आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे और एनएस के थ्रू क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे. क्लियर? और एलिमिनेट कब होंगे? जब भाई हमारा ब्रेन जो है सिग्नल देगा. ठीक है. When muscles, nerves and mucous membrane work together, तो क्या बनाती हैं? हेल्दी बोवेल मूवमेंट्स बनाती हैं. ठीक है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बॉडी के कंट्रोल में. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेस्पिरेशन. लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हमको बेटा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. तो आओ शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. और इस प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली? इस प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इनमें लिविंग सेल्स के अंदर क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है. और एनर्जी कहाँ से रिलीज होगा? जो भी हमने फूड का इंटेक करा है वो फूड बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है. ये बात हमको पता है. तो वो जो फूड एब्जॉर्ब हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, यानी कि फूड सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वही प्रोसेस क्या कहलाई जाती है? रेस्पिरेशन. ठीक है. तो रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन है जो हर एक लिविंग सेल्स में हुई है. और क्या होता है इसके अंदर? इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, यानी कि फूड सबस्ट्रेट. अगर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, अगर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन. और अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? तो इसके बाद देखो एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में देखते हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड. ऑक्सीजन का यूज करके हम क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं और उससे क्या होता है? इट रिलीजेस एनर्जी. और वो जो एनर्जी है किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हमारी बॉडी में माना जाता है वो है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है? इट रिलीजेस एनर्जी. ठीक है. तो ये प्रोसेस हमारे सेल में किस पार्ट में होती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे सेल के किस पार्ट में होती है? तो बेटा जैसे सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं. तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? वो स्टार्ट होता है बेटा सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म से. साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो मेन एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होती है? वो होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया सभी जानते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है. ठीक है. तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन की बात. एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है? सबसे पहले ग्लूकोज जो है ठीक है, ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा और क्या रिलीज करता है? एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 6CO2. ठीक है. ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ऑक्सीजन इज 6O2. ये बैलेंस रिएक्शन है. और एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे? एनर्जी निकलेगी. एनर्जी तो निकलेगी इन द एटीपी की फॉर्म में. साथ ही साथ CO2 भी रिलीज होती है और क्या रिलीज होता है बेटा? वाटर रिलीज होता है. तो ये है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन. एनसीईआरटी में भी फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे रखा है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन. आगे देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है. तो ये थोड़ा ओवरलैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. तो देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? ये भी साइटोप्लाज्म में ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. साइटोप्लाज्म में भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं होता. सेल के अंदर ही, सेल के साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती है फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और यीस्ट के अंदर भी हो सकती है ना. तो ये बात हो गई हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन की. अगर इसकी रिएक्शन देखें हम तो क्या होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखो. अगर ह्यूमन बींग्स में यानी मसल सेल में हो रही है ये, तो ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा
एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा और इन द रिजल्ट क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी जो निकलती है वो बहुत ही कम निकलती है, यानी एटीपी जो रिलीज होगा वो कितना होगा, लगभग 1 या 2 एटीपी ही रिलीज होता है। और अगर ये प्रोसेस यीस्ट के अंदर होती है तो क्या एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको मिलता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी कैसी होगी, बहुत ही लेस एनर्जी, यानी कि 1 या 2 एटीपी ही रिलीज होगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर भी हो सकती है बेटा। कब होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में, तो ऐसे एनवायरनमेंट में या ऐसे एरियाज में जब प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे कि मार्शलैंड या फिर बॉगी एरियाज, ठीक है, दलदल वाले इलाके जो होते हैं, वहां पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है क्या करने लग जाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बेसिक डिफरेंस क्या होंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और एनारोबिक में बहुत ही कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा या फिर बिल्कुल लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, और यहाँ पर ग्लूकोज जो है पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है या पार्शियली ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उस पाथवे को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। देखो, तो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से एंटर करता है, सबसे पहले ऑर्गन कौन कौन से इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज इन्वॉल्व है, और वो सब क्या करते हैं, दे अपटेक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का इंटेक करके क्या करते हैं, CO2 को रिलीज कर देते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक और टर्म हम पढ़ते हैं, ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस, हमने स्टार्टिंग में देखा रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2, दिस फिजिकल प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। वो जो हमने ऑक्सीजन का इंटेक करा है, उस ऑक्सीजन से हमने किया क्या, जब हमने उस ऑक्सीजन से फूड का ब्रेकडाउन करा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करा, तो वो क्या हो गई, केमिकल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन की, और फिजिकल प्रोसेस क्या है, फिजिकल प्रोसेस इज ब्रीदिंग। सो द गैस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन का ट्रैवल कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले पूरा फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा रखा है। सबसे पहले एयर एंटर करती है इन द नोज, ठीक है, नोज के थ्रू हम मान के चलते हैं, फ्रॉम द नोज एंड माउथ एयर कैन एंटर इन अवर रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है। उसके बाद ये जो एयर नोज से और माउथ से एंटर करी है, कहाँ जाएगी बेटा, इट पासिस टू द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। सो फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर। क्लियर? उसके बाद वो एंटर करेगी कहाँ पर, लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है। उसके बाद कहाँ जाएगी, लैरिंग्स के होते हुए ये पास ऑन हो जाएगी कहाँ पर, ट्रैकिया में। कहाँ पर हो जाएगी बेटा, ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया जो है उस एयर को लेकर जाएगा कहाँ पर, ब्रोंकाई में। तो ब्रोंकाई क्या है, तो देखो ट्रैकिया जब डिवाइड होता है इनटू 2 लंग्स, ट्रैकिया 2 लंग्स में डिवाइड हो गया, तो ये जो 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या हमको 2 ट्यूब्स मिल गई हैं ट्रैकिया से, ये क्या कहलाई जाएंगी, ब्रोंकाई। अब देखो ये ब्रोंकाई भी फर्दर जो है डिवाइड हो रही हैं दोनों लंग्स में। तो नाउ दीज ब्रोंकाई विल फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म्स ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, एंड दीज ब्रोंक्यूल विल फर्दर टर्मिनेट इनटू एल्वियोलाई, ठीक है। अब ये एल्वियोलाई क्या है, तो एल्वियोलाई इज द मेन, एल्वियोलाई इज द मेन ऑर्गन या फिर मेन सेल जहां पर इस ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा या फिर डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो एल्वियोलाई में क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा हमारे ब्लड में और CO2 रिलीज होगा फ्रॉम एल्वियोलाई टू द आउटसाइड, ठीक है, टू द आउटसाइड। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे डायफ्राम की पोजीशन भी चेंज होती है।
जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। तो डायफ्राम की पोजीशन कैसे चेंज होती है, जब हम इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और डोम शेप्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो डायफ्राम की पोजीशन भी कई बार हमें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पैसेज पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज नोज और नेजल कैविटी। तो नोज में एंटर करी सबसे पहले एयर, फिर नेजल कैविटी में गई। ठीक है, यहाँ पर नेजल कैविटी में क्या हुआ, जो भी एयर एंटर कर रही है वहां से हमारे डस्ट पार्टिकल्स भी वहीं पर ही क्या होते हैं, थोड़े बहुत फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी एयर जो है कहाँ पर पहुंचती है, फर्दर लंग्स में पहुंचती है। उसके बाद देखो माउथ एंड ओरल कैविटी का क्या रोल है इसके अंदर। तो ओरल कैविटी का तो ज्यादा रोल नहीं है, ओरल कैविटी का बहुत ही माइनर रोल है। ठीक है, नेजल पैसेज का काफी ज्यादा रोल है क्योंकि वहीं से हमारी एयर एंटर करेगी लंग्स में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर एयर गई, तो फेरिंग्स क्या है, नेजल कैविटी और माउथ को कनेक्ट करने वाला एक कॉमन पैसेज है। ठीक है, कॉमन पाथवे है फॉर बोथ एयर एंड फूड। तो इसीलिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। यहाँ पर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मीनिंग एक जैसे ढक्कन होता है ना, तो उसको खोल सकता है, बंद कर सकता है, ऐसे ही एक एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, फेरिंग्स में। तो ये क्या करता है, ताकि फूड अंदर ट्रैकिया में ना जाए, तो इसीलिए एपिग्लॉटिस उसको कवर कर लेता है ताकि फूड जो है हमारे विंड पाइप के अंदर ना जा पाए ड्यूरिंग स्वेलविंग। ठीक है, so it prevents food from entering the trachea during swallowing. उसके बाद हमारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो लैरिंग्स इज अ टफ फ्लेक्सिबल सेगमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद जो है लैरिंग्स से ही हमारा जो एयर पैसेज है उसके बाद कहाँ जाता है, ट्रैकिया में। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो ट्रैकिया क्या है, ध्यान से सुनना, ट्रैकिया से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रैकिया क्या है, एक वाइड हॉलो ट्यूब है। हॉलो मीन्स खाली है, अंदर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक पाइप है जो खाली है। ठीक है, विंड पाइप है, इट इज वाइड हॉलो ट्यूब दैट कनेक्ट्स द लैरिंग टू द ब्रोंकाई। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, लंग्स तक एयर पहुंचाना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। दूसरी चीज क्या, ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया बेटा बना होता है किस चीज से, इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग से बना होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि कार्टिलेज जो है, सॉरी ट्रैकिया जो है वो किससे बना है। तो ट्रैकिया जो है बेटा वो कार्टिलेज से बना है। अब वो जो कार्टिलेज है वो रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये जो रिंग्स हैं ये इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दीज रिंग्स आर नोन एज सी शेप्ड रिंग्स। इस तरीके से सी शेप्ड रिंग्स इनको बोला जाता है। So फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर ट्रैकिया। यहाँ पर हमें इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर कार्टिलेज के दिखाई देंगे, और अगर इन रिंग्स को अगर हम देखें तो ये कार्टिलेज की बनी है, किसकी बनी है, कार्टिलेज की। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा कार्टिलेज, और ये जो रिंग्स देख रहे हो कैसी हैं, इनकम्प्लीट है, इसीलिए इनको क्या बोला गया, सी शेप्ड रिंग्स बोला गया। तो बाकी के पार्ट में यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं, मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इसका रिंग्स को कंप्लीट करती हैं। तो कार्टिलेज कितना है, सी शेप्ड है, इनकम्प्लीट रिंग्स है, तो इसका बना होता है हमारा क्या, ट्रैकिया। ठीक है, उसके बाद ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इनटू टू ब्रोंकाई। यहाँ से हमारी एयर एंटर हुई और डिवाइड हो गया हमारा ट्रैकिया इनटू टू ब्रोंकाई, और यहाँ से हमारी ऑक्सीजन दोनों ही लंग्स में पहुँच जाती है। ठीक है, दोनों ही लंग्स में पहुँच जाती है। यहाँ पर हमारे ब्रोंकाई में कुछ सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। यही सीलिया जो है एयर को लंग्स तक पहुँचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो सीलिया हेल्प मूव म्यूकस आउट ऑफ योर लंग्स ताकि हमारे ब्रोंकाई क्लीन रह सके, हेल्दी रह सके। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी हैव ब्रोंक्यूल्स। तो जो हमारे ब्रोंकाई है फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किस में, ब्रोंक्यूल्स में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दिखा रखा है, ये ब्रोंकाई हमारा डिवाइड हो गया फर्दर इनटू ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंक्यूल्स जो है स्मॉल ब्रांचिंग, ठीक है, ब्रांच्ड है और एयर को लेकर जाएंगे इनसाइड द लंग्स।
इनसाइड द लंग्स। कहाँ तक लेकर जाएंगे अब ये ब्रोंक्यूल्स एयर को? एल्वियोलाई में लेकर जाएंगे, ठीक है, एल्वियोलाई में लेकर जाएंगे। और एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई वो सेल है जहां पर मेन गैस एक्सचेंज होगा, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर करेगी ब्लड में और CO2 विल रिमूव ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। क्लियर? अप्रॉक्सीमेटली हमारे लंग्स में 300 मिलियन ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। हमारे लंग्स में अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट। नेक्स्ट वी हैव एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा रखा है, NCERT में भी गिवन है। सो इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर इसको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एल्वियोलाई आर टाइनी एयर सैक्स, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पर प्रेजेंट है? एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। क्या रोल है एल्वियोलाई का? सो दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। क्लियर? ये सब हमने अभी डिस्कस करा। क्लियर? तो एल्वियोलाई ही ऑक्सीजन को लेकर जाएंगी, उसको ब्लड के अंदर डिफ्यूज करेंगी और CO2 को क्या करेंगी? एक्सहेल करके वापस से लंग से क्या कर देंगे? हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर लिखा है गैस एक्सचेंज कैसे हुआ? तो भाई डिफ्यूजन की प्रोसेस से हुआ, ठीक है, गैस एक्सचेंज डिफ्यूजन की प्रोसेस से हुआ। कैसे हुआ? तो यहाँ पर देखो एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स इसके ऊपर रैप्ड हैं, ब्लड वेसल्स आर रैप्ड अराउंड दीज एल्वियोलाई। तो यहाँ से इजीली गैस का डिफ्यूजन हो जाता है डायरेक्टली इनटू आवर ब्लड वेसल्स। देखो ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिच एयर विल एंटर इनटू एल्वियोलाई इनहेलेशन के दौरान। दीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कहाँ डिफ्यूज करेंगे? इनटू आवर ब्लड, ठीक है। कैसे डिफ्यूज करेंगे? एल्वियोलाई की वॉल से डिफ्यूज करेंगे। और यहाँ से हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है, वो बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हीमोग्लोबिन की क्षमता है कि वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही इजीली बाइंड कर लेता है और फिर उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली क्या प्रोसेस हो रही होगी? जो हमारी बॉडी है, ब्लड है, ब्लड से जो CO2 है वो क्या हो जाएगा? इट विल एक्सहेल आउट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने अभी समझी, ठीक है। एल्वियोलाई के और मेजरली अगर तुमको फंक्शन समझने हैं तो तुम ये पढ़ सकते हो। देखो सेम प्रोसेस हमने बता रखी है, एल्वियोलाई का फंक्शन आता है तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एल्वियोलाई दिखा रखी है, देखो, ठीक है। इसके बराबर में ब्लड वेसल्स हैं जो रैप्ड हैं। ऑक्सीजन जो है अंदर जा रही है ब्लड में, CO2 विल कम आउट फ्रॉम द ब्लड आउटसाइड टू द लंग्स, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, डिफ्यूज करेगी एल्वियोलाई की वॉल से और कहाँ जाएगी? ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। और CO2 बाकी के बॉडी के सेल्स और ब्लड जो है बाहर डिफ्यूज कर देगा आउट टू द लंग्स। क्लियर? तो ये प्रोसेस हमें इस तरीके से NCERT के डायग्राम में भी दे रखी है। तो देखो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो ब्रेक डाउन होगा, और सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर? पायरूवेट में। ग्लूकोज टूटेगा पायरूवेट में। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूट गया किसमें? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। ये प्रोसेस सेल के किस पार्ट में हुई है? तो दिस प्रोसेस इज टेकन प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अवर सेल। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हुई है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट, द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अगर इस पायरूवेट में फर्दर ब्रेकडाउन कैसे होगा? अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और क्या रिलीज होगा? बताओ जरा, क्या रिलीज होगा? CO2 रिलीज होगा, प्लस H2O रिलीज होगा, प्लस एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी विल प्रोड्यूस। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अगर देखें तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में लगभग 36 से 38 ATP फॉर्म करता है बेटा। और अगर इस पायरूवेट में
थायरोइड फर्दर ब्रेक डाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेल में ऑक्सीजन की कमी है। तो अगर ये प्रोसेस हमारे मसल सेल्स में होती है तो क्या होगा, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी। क्या साथ ही साथ क्या रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा। ठीक है, अगर ये प्रोसेस यीस्ट के अंदर होती है, यीस्ट के अंदर होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो क्या होगा, CO2 रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, साथ ही साथ यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे बनेगा बेटा इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल बनेगा, CO2 रिलीज करेगा यीस्ट, और साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, एनर्जी, जो कि क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो ये हमें फ्लो चार्ट दे रखा है NCERT में, जो हमको बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं हम। यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम पर आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम समझेंगे किस तरीके से बॉडी में सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट हम ह्यूमन बींग्स में भी समझेंगे और प्लांट्स में भी समझेंगे बेटा। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना, ताकि बॉडी के हर सेल को सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिल पाए। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या होंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो होंगे बेटा हार्ट, हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स, और फ्लूइड जिसका नाम क्या है, ब्लड। तो ये तीन चीजें मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। क्या क्या, एक तो हमारा सर्कुलेटरी ऑर्गन हार्ट, हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स और ब्लड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। देखो, अब हार्ट क्या है, ह्यूमन हार्ट जो है एक पंप की तरह काम करता है, इसीलिए ह्यूमन हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, हार्ट क्या है, एक पंप की तरह काम करता है और ब्लड को बहुत ही जल्दी क्या करता है, पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, हार्ट के, हमारे ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट के पास कितने, 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, वी हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो 4 चैम्बर कौन कौन से हैं, सो वी हैव राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। इस 4 चैम्बर में 2 एट्रिया हैं और 2 क्या हैं बेटा, वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, ये सब मिलकर क्या करेंगे, हार्ट को पंप करेंगे, इसीलिए हार्ट को एक पंपिंग ऑर्गन भी हम कहते हैं। तो ह्यूमन हार्ट को और अच्छे से समझने के लिए डायग्राम देखते हैं। तो देखो, यहीं से हम ट्रांसपोर्ट भी समझ लेंगे। ठीक है, यहीं से ही हम ट्रांसपोर्ट भी समझ लेंगे, तो ध्यान से सुनना। देखो, 4 चैम्बर की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये है हमारा क्या, दिस इज आवर राइट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इन्हीं से ही कनेक्टेड हमारी क्या है, कुछ वीन्स और आर्टरीज हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं राइट एट्रियम से, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे राइट एट्रियम में सारा का सारा जो ब्लड आता है, सबसे पहले वो कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आता है, तो बॉडी के अपर पार्ट से लेकर आने वाला कौन है, सुपीरियर वेना कावा। दिख रहा है यहाँ पर, सुपीरियर वेना कावा यहाँ से बॉडी के अपर पार्ट से कैसा ब्लड लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बॉडी के लोअर पार्ट से, बॉडी के, हमारी बॉडी के कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो भाई अपर पार्ट से लेकर आने वाला सुपीरियर वेना कावा है, लोअर पार्ट से लेकर आने वाला कौन है, इंफीरियर वेना कावा। तो ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ओपन होते हैं कहाँ पर, राइट एट्रियम में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आया राइट एट्रियम में, बॉडी के अपर और लोअर पार्ट से। ठीक है, कौन लेकर आया, वेना कावा, थिकेस्ट आर्टरी, थिकेस्ट आर्टरी ऑफ अवर, थिकेस्ट वीन ऑफ अवर बॉडी। ठीक है,
राइट एट्रियम से देखो यहाँ से हमारा ब्लड जाएगा कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में एंटर होगा, ठीक है। और यहाँ पर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, देखो देयर इज अ वॉल्व प्रेजेंट विच इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व कब ओपन होगा, जब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो जाएगा, जब कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा और ब्लड एंटर कर जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा बेटा, देखो कहाँ पर, कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स, यानी कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्व कौन सा प्रेजेंट है, पल्मोनरी वॉल्व, जो लेकर जाएगा ब्लड को कहाँ पर, इनटू आवर लंग्स, ठीक है। और लेकर जाने वाला कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। तो देखो हमारी बॉडी में आर्टरी का मेन फंक्शन होता है, जितनी भी आर्टरीज है बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट pulmonary artery is the only artery which will carry deoxygenated blood। ये हमारी बॉडी में अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी कहाँ पर, इनटू द लंग्स। लंग्स में क्यों लेकर जाएगी, ताकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या आ सके, क्या हो सके, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो पल्मोनरी आर्टरी से गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर, लंग्स में। लंग्स से हमारा ब्लड कैसा हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ। लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड होगा तो वापस हार्ट में आएगा ताकि पंप हो सके बॉडी के अंदर। तो वापस हार्ट में लेकर आने वाला कौन है, ये देखो वापस हार्ट में लेकर आने वाला कौन है, पल्मोनरी वीन, ठीक है। लंग से लेकर आ रही है इसलिए पल्मोनरी वर्ड यहाँ पर आ रहा है, और कौन लेकर आ रहा है, वीन, ठीक है। तो इट इज द ओनली वीन विच कैरीज It is the only vein which carries oxygenated blood। ये अकेली ऐसी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। तो वैसे तो वीन जो है हमारी बॉडी में कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ये अकेली ऐसी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी लंग से कहाँ पर, वापस हार्ट में। और हार्ट में पल्मोनरी वीन जो है कहाँ पर ये ब्लड लेकर आएगी बेटा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और उससे पहले यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, मीट्रल वॉल्व, ठीक है, इसका नाम क्या है, मीट्रल वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, उसके बाद हम अब ये ब्लड कहाँ जाना है बेटा, बॉडी में जाएगा ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ठीक है, बॉडी में जाना है। तो बॉडी में लेकर जाने वाला कौन है अब, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड जाएगा कहाँ पर, आयोटा से। कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ से हमारा जो पाइप है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, आयोटा। क्या है ये, आयोटा, थिकेस्ट आर्टरी ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी की थिकेस्ट आर्टरी है, ठीक है, जिसकी 3 ओपनिंग्स हैं, दिख रहा है यहाँ पर 3 ओपनिंग्स हैं, जो बाकी बॉडी के अंदर ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट। हमारा जो हार्ट है वो कवर्ड होता है फ्रॉम द आउटसाइड लेयर, और आउटसाइड मोस्ट आउटसाइड कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, हार्ट की, पेरिकार्डियम, ठीक है। सो द आउटसाइड कवरिंग ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इस तरीके से हार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। होपफुली आपको ये समझ आया हो, वरना हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में एक बार और डिटेल डायग्राम में, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिखा रखा है, हमको ट्रांसपोर्ट दिखा रखा है एक इजी डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन लेकर आएगा, वेना कावा लेकर आएगी। कौन सी वेना कावा लेकर आएगी, सुपीरियर एज वेल एज इंफीरियर वेना कावा। कहाँ पर लेकर आई ब्लड को, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से हमारा ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहाँ पर हमारा वॉल्व भी प्रेजेंट है, बताओ कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में,
राइट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड को क्या होना है बेटा, ऑक्सीजनेट होना है, तो ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए। कौन लेकर जाएगा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ओनली पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग से बेटा ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, और इसको वापस हार्ट में आना है, कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वीन, ओनली वीन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ लेकर आ रही है ब्लड को बेटा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रिया से हमारा ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पर भी हमारा वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, ब्लड जाएगा बॉडी के अंदर, कौन लेकर जाएगा उसको, हमारी जो मेन आर्टरी है जिसका नाम क्या है, आयोटा। ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा, और ये साइकिल जो है, ये सर्कुलेशन जो है चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पर सर्कुलेशन जो है फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट एंड टू द लंग्स, ठीक है, बॉडी ऑर्गन से ब्लड हार्ट में जा रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, तो ये हो गया हमारा एक सर्कुलेशन, ठीक है, एक सर्कुलेशन हुआ। दूसरी बार ब्लड का सर्कुलेशन कब हुआ, जब लंग से ब्लड आया वापस से हार्ट में, और हार्ट से वापस से कहाँ गया, बॉडी में। तो ब्लड का यहाँ पर बॉडी के अंदर 2 बार सर्कुलेशन हुआ, इट मीन्स दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स 2 times, ट्वाइस इन अवर बॉडी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्योंकि ब्लड जो है बॉडी में 2 बार सर्कुलेट हुआ है, इसीलिए सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ बच्चों? तो वापस वही समझा रखा है, एक बहुत ही इजी डायग्राम से, बॉडी से ब्लड आया राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस गया राइट वेंट्रिकल से इनटू द लंग्स, लंग से वापस आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वापस से कहाँ गया, बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेट होकर, ठीक है। तो ब्लड का 2 बार सर्कुलेशन हुआ है बॉडी के अंदर। बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सो ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड, ठीक है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है जिसके अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। ब्लड के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ब्लड के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, सब सुने होंगे तुमने। एक तो ब्लड के सेल्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ क्या पाया जाता है, साथ ही साथ ब्लड में देखो क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। क्या पाया जाता है बेटा, प्लाज्मा। अगर मैं ब्लड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं कि भाई ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, ब्लड के अंदर क्या चीज़ें हैं, एक तो ब्लड में प्रेजेंट है प्लाज्मा, दूसरी चीज ब्लड में प्रेजेंट है उसके ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि सेल्स। प्लाज्मा का कितना कंपोजिशन है ब्लड के अंदर और सेल्स का कितना है, तो प्लाज्मा देखो हमारी बॉडी में, जो ब्लड में प्लाज्मा कितना है, तो प्लाज्मा इज अबाउट 60%, और बाकी का लगभग अप्रॉक्स 40% ब्लड में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो ब्लड के सेल्स हैं जिनका नाम क्या है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, प्लेटलेट्स, और चौथी चीज़ क्या है, प्लाज्मा। तो ये सारी चीज़ें ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, इन सबका क्या क्या फंक्शन है हमारे ब्लड में, बॉडी में। रेड ब्लड सेल क्या काम करते हैं, तो रेड ब्लड सेल का फंक्शन है, सबका फंक्शन हमको याद होना चाहिए। रेड ब्लड सेल का फंक्शन है दे कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। हमारी बॉडी में सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, रेड ब्लड सेल का है। दूसरी चीज आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, तो प्लेटलेट्स का काम है भाई जहाँ पर भी इंजरी हुई, जहाँ पर भी चोट लगी, वहाँ पर ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, ब्लड विल फ्लो, ठीक है, ब्लड जो है कंटिन्यूस फ्लो करता रहेगा, तो उसको क्लॉट करने वाला कौन है, ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स के सेल्स, ठीक है। तीसरी चीज व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो जितनी भी डिजीजेज हैं जो कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, यानी कि जितने की पैथोजेंस हैं, ठीक है, डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे फाइट करने के लिए जो बॉडी में सेल्स हैं वो कौन से हैं, व्हाइट ब्लड सेल।
इसीलिए हम क्या कहते हैं, दे फाइट डिजीजेस, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सेवरल इन्फेक्शंस। क्लियर। लास्ट वी हैव प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने वाला लिक्विड, ठीक है, जिसके अंदर एसेंशियल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनके कुछ अलग अलग फंक्शंस हैं। तो ये बात हुई ब्लड के सेल्स की और उनके फंक्शंस की, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट जो है एक दिखा रखा है तुमको कि अगर कोई पर्सन ब्लड टेस्ट कराता है, ठीक है, और उसकी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, तो उसको अगर हम टेस्ट ट्यूब में रखें और टेस्टिंग के लिए, तो हम क्या एग्जामिन करते हैं कि भाई ब्लड जो है 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। वो 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है, सबसे हैवीएस्ट जो है वो बॉटम में आएगा। तो सबसे हैवीएस्ट टेस्ट ट्यूब में देखो क्या एक्युमुलेट हुआ, हमारा रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद हमें पाए गए कि कौन से सेल्स मिले हमको, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और उसके बाद हमें क्या मिला, सबसे लाइटेस्ट जो होगा वो क्या होता है, प्लाज्मा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे हैवीएस्ट सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स और सबसे लाइटेस्ट होता है प्लाज्मा। टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर फ्लोट करेगा। क्लियर। अब बात करते हैं बॉडी में ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स जो बेटा हैं, ब्लड वेसल्स कितनी है हमारे पास, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन सी, वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। हमारी बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल पाई जाती हैं, विच आर आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। सबका अलग साइज है, सबका अलग स्ट्रक्चर है और फंक्शन भी सबका अलग है, ठीक है। देखो बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं आर्टरी की। ये है कैपिलरी एंड दीज आर वेन्स। इनका स्ट्रक्चर से तुम देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। आर्टरी क्या है, थिकेस्ट वॉल। आर्टरी की सबसे ज़्यादा क्या है बेटा, इन तीनों में से सबसे थिकेस्ट वॉल है आर्टरी की। क्यों, क्योंकि भाई जब हार्ट से हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है तो आर्टरी की वॉल जो है उस प्रेशर को क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए। इसीलिए आर्टरी की वॉल क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, ताकि वो उस हाई प्रेशर को झेल पाए, सस्टेन कर पाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैपिलरी की। कैपिलरी की वॉल देखो इन तीनों में सबसे ज़्यादा थिनेस्ट वॉल है कैपिलरी की। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है इसीलिए इनकी वॉल इसीलिए सबसे ज़्यादा थिनेस्ट है। क्यों, क्योंकि यहीं से ही सारे जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, शुगर, इन्हीं की वॉल से क्या होती हैं बेटा, डिफ्यूज होती हैं इनटू अवर ब्लड और फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज, ठीक है। लास्ट वी हैव वीन, ठीक है। वीन कैसी है बेटा, तो वीन जो है लेस मस्कुलर है और लेस स्ट्रेची है, किससे, अगर हम कंपेयर करें आर्टरी से, ठीक है। तो ब्लड मूव्स थ्रू इट विद लो प्रेशर। यहाँ से वीन के थ्रू जब ब्लड फ्लो करता है तो वो लो प्रेशर से करता है, ठीक है। और साथ ही साथ वीन्स में कुछ स्पेशल वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में जाए, 2 डायरेक्शन में ना जाए। इसीलिए वीन में क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा। तो तीनों के फंक्शंस यहाँ पर हमने समझे ब्लड वेसल्स के, ठीक है। स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस, बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड्स में पूछा जाता है तीनों ही ब्लड वेसल्स से। ठीक है, तो आर्टरी का फंक्शन क्या है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टिप दे रखिए, देखो कि आर्टरी में क्योंकि स्टार्टिंग में ए है तो इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि आर्टरी का फंक्शन क्या होगा, इट टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट, है ना। कौन सी आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है, अयोटा, है ना, अभी हमने बात करी। उसके बाद देखो कैपिलरी, कैपिलरी का फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तीसरी चीज है क्या, वेन, वेन का काम क्या है, हार्ट तक वापस से क्या करना, ब्लड को लेकर आना। तीनों के फंक्शंस यहाँ पर हमने देखे हैं ब्लड वेसल्स के। आगे देखो, एक और बॉडी में हमारे पास ब्लड तो है ही, ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है जो बॉडी में सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है। बट हमारे पास एक और फ्लूइड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में जिसका नाम है लिम्फ। जिसका नाम क्या है बेटा, लिम्फ। लिम्फ कैसा फ्लूइड है, ब्लड से बिल्कुल अलग है। ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल, बट लिम्फ इज कलरलेस। लिम्फ कैसा है बेटा, लिम्फ इज कलरलेस, ठीक है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि इसके अंदर एब्सेंस है किसका, हीमोग्लोबिन का।
ये लिम्फ जो है कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है या सर्कुलेट होता है? इट सर्कुलेट्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लिम्फ की कंपोजिशन की। लिम्फ में क्या क्या चीज़ें हैं? तो लिम्फ बना होता है बेटा, लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो बना है किससे? वाइट ब्लड सेल से, लिम्फोसाइट से, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्रिएटिनिन, यूरिया, ठीक है, क्लोराइड्स कुछ प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ में कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ प्रोटीन्स और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फैट भी पाया जाता है। तो ये कंपोजिशन है किसकी? लिम्फ की। वाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होती है लिम्फ में। लिम्फ का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? तो कुछ एसेंशियल फंक्शन हमें पढ़ने हैं। तो लिम्फ का एसेंशियल फंक्शन देखो, सबसे पहले क्या है? इट फाइट्स इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को फाइट करने वाला, इन्फेक्शन से फाइट करता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा लिम्फोसाइट्स। लिम्फ में क्योंकि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं टू फाइट इन्फेक्शंस, वेरियस इन्फेक्शंस इन आवर बॉडी। और क्या फंक्शन है लिम्फ का? हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, जैसे कि CO2 और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट। तीसरा फंक्शन देखते हैं, इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, कुछ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, ठीक है, फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट फंक्शन, इट मेंटेन्स टिश्यू फ्लूइड, मीन्स इट हेल्प्स टू मेंटेन कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, फ्लूइड में टिश्यू कंपोजिशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी हैव ड्रेनिंग एक्सेस फ्लूइड, मीन्स लिम्फ क्या करता है? एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन कर देता है, ठीक है, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस बैक इनटू द ब्लड। एंड लास्ट फंक्शन क्या है लिम्फ का बेटा? इट पासेस प्रोटीन्स, लिम्फ क्या करता है? इट पासेस प्रोटीन्स फ्रॉम सर्कुलेशन टू टिश्यूज। तो ये क्या है बेटा? कुछ मेन फंक्शंस लिम्फ के। तो लिम्फ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और NCERT में भी गिवन है। और क्लियरली समझने के लिए देखो, लिम्फ कैसा है? लिम्फ एक फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है, लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट करता है। लिम्फ का कंपोजिशन मीन्स लिम्फ में क्या क्या, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है। और लास्ट वी हैव, हमको जो पढ़ना है कि लिम्फ के क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। सारे फंक्शंस एकदम आपको क्लियरली विजिबल है। इतनी बात आपको समझ आई। यहाँ पर हमारा बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फिनिश, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फिनिश। तो अब देखते हैं बेटा प्लांट्स में किस तरीके से और किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होने वाले जो मटेरियल्स हैं वो क्या होंगे? तो प्लांट ने जो फूड बनाया है उसका ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट की पूरी बॉडी में, साथ ही साथ वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट्स में मटेरियल्स क्या क्या ट्रांसपोर्ट होंगे? एक तो फूड, साथ ही साथ वाटर एंड मिनरल्स। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने वाला जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स जैसे कि फूड, वाटर एंड मिनरल्स, इट टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्टिंग टिश्यू। और वो कंडक्टिंग टिश्यू का नाम क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम ऐसे कंडक्टिंग टिश्यूज है जो प्लांट्स में फूड और वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की, द रोल ऑफ जाइलम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, है ना, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत ही पहले से कि जाइलम जो है प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ करेगा बेटा? कहाँ से कहाँ करेगा? मतलब कि कौन से पार्ट से? प्लांट की रूट से, प्लांट की रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और उसको बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। सो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम जो टिश्यू है बेटा, जाइलम टिश्यू में कई टाइप के सेल्स होते हैं और इसमें मेजरली जो सेल्स हैं वो क्या है? इनका नाम है जाइलम वेसल्स और दूसरी सेल्स हैं ट्रैकीड्स। जाइलम में दो टाइप के सेल हैं जो मेनली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। एक तो है ट्रैकीड्स, यहाँ पे हमको दिखा रखे हैं ट्रैकीड्स, and these are vessels, these are vessels। ये दो टाइप के सेल हैं जिनको मिलाकर हमको क्या मिलता है? जाइलम टिश्यू मिलता है। बाकी और दो टाइप की हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फर्दर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो जाइलम में क्या क्या सेल्स हैं? जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स, जिनका मेजर रोल है इस ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स जो हैं दे एंटर थ्रू द रूट्स
बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, एंड देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स, यहाँ पर क्या आएगा, द सक्शन फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या होता है, जब प्लांट्स डिफ्यूजन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है रूट से, ठीक है, कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से रूट्स से वाटर मिनरल्स इसने एब्जॉर्ब करे। अब बड़े बड़े प्लांट्स में क्या होता है, एक ट्रांसपिरेशन पुल लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, जिसकी मदद से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है, जिससे जाइलम जो है बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक इजीली अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है, किसका, वाटर एंड मिनरल्स का। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, लास्ट ईयर भी आया था कि भाई जाइलम किस तरीके से लंबे डिस्टेंसेस पर भी इजीली वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर पाता है इन प्लांट्स। तो ये रीजन हम लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम की मदद से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्लोएम की बात करते हैं, देखो देखो फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या करता है, शुगर्स साथ ही साथ अमीनो एसिड्स, कहाँ से कहाँ करेगा, कौन से पार्ट से कौन से पार्ट तक। तो भाई फूड का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। फूड का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। तो लीव से बाकी के प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा किसका, शुगर्स और अमीनो एसिड, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। यानी कि फ्लोएम जो है किस तरीके से, किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है चीजों का। तो फ्लोएम की जो डायरेक्शन होती है बेटा, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। जबकि जाइलम जो है अपवर्ड मूवमेंट में ही करेगा सारा ट्रांसपोर्ट, जबकि फ्लोएम जो है मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट से सारे फूड को, शुगर्स को, अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के सारे पार्ट्स में। अब जैसे कि जाइलम जो है मेजर दो सेल्स हमने उसमें पढ़े, ट्रैकीड्स और वेसल्स, वैसे ही फ्लोएम भी कुछ स्पेशलाइज सेल से बना होता है, जिनका नाम है क्या, सीव एलिमेंट्स। पहला है सीव एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, मेजर जिसमें सेल है उनका नाम है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, और साथ ही साथ एक और सेल होता है जो इसमें गिवन नहीं है। तो इसमें जो सेल्स हैं बेटा, एक तो है सीव एलिमेंट जिनको हम सीव ट्यूब्स भी कहते हैं, दूसरे हैं फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम टिश्यू में सीव एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और चौथे सेल भी हैं जिनका नाम है क्या, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ये चार टाइप के सेल मिला के पूरा का पूरा फ्लोएम टिश्यू बनता है। फ्लोएम का फंक्शन, इट कैरीज कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि कब प्रोड्यूस हुए हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्रोड्यूस हुए हैं। किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है, तो ट्रांसपिरेशन यहाँ पर भी आ सकता है। कैसे, जब वाटर, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स क्रिएटिंग अ सक्शन दैट पुल्स वाटर अप थ्रू द जाइलम। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। कई बार आया है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ फूड, जब फूड का मूवमेंट हो थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम की मदद से जब फूड का मूवमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर देखो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर दिखा रखा है आप लोगों को, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जाइलम जो है ट्रांसपिरेशन कर रहा है ऑफ वाटर, यहाँ पर फ्लोएम सीव ट्यूब की मदद से ट्रांसलोकेशन कर रहा है ऑफ सुक्रोज यानी कि फूड। ठीक है, यहाँ पर देखो कंपेनियन सेल भी साथ में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीव ट्यूब है, साथ ही साथ कंपेनियन सेल मिलकर क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसका, फूड का। तो ये बात करी हमने जाइलम और फ्लोएम की। लास्ट टॉपिक वी हैव इज एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन। ठीक है, सर्कुलेशन यहाँ पर होता है हमारा फिनिश। लास्ट प्रोसेस इसमें हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, और फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी।
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट जनरेट करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन को अगर हम देखें तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों? अगर वेस्ट जो है बॉडी के अंदर रहा तो क्या करेगा, बॉडी को इफेक्ट करेगा, है ना। कैसे इफेक्ट करेगा भाई, बॉडी में वेस्ट अगर इकट्ठा होता गया तो बॉडी के वाइटल फंक्शंस को इफेक्ट करेगा। इसीलिए एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें, सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन काम करता है, किन किन कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में मेजरली मदद करते हैं। तो पहला ऑर्गन, पहला मेजर ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में मदद करता है, इट इज किडनीज। ठीक है, द मेजर ऑर्गन विच हेल्प इन एक्सक्रीशन, पहला है हमारा किडनी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ह्यूमन बॉडी में अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट, और ये किडनी का काम क्या है, सारे वेस्ट को फिल्टर करना, बॉडी में जितना भी लिक्विड वेस्ट है उसको फिल्टर करना, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करना, यूरिन। ठीक है, सारे वेस्ट को फिल्टर करके एंड में जो वेस्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन। सिर्फ किडनीज ही नहीं है जो एक्सक्रीशन में मदद कर रही हैं, किडनीज के अलावा और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, CO2 यानी कि एक वेस्ट गैस है हमारी बॉडी से, CO2 को रिमूव करने वाले कौन है, लंग्स है। तो लंग्स क्या करते हैं, CO2 को रिमूव करते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तीसरा है हमारा स्किन, स्किन भी पार्ट है एक्सक्रीशन का। स्किन क्या करता है, स्वेट के थ्रू काफी सारे वेस्ट और सॉल्ट्स को बॉडी से रिलीज करता है। नेक्स्ट वी हैव लिवर, लिवर भी वेस्ट को रिमूव करने में मदद करता है। कैसे भाई, लिवर जो है, द लिवर रिमूव्स वेस्ट थ्रू बाइल, लिवर जो है बाइल के थ्रू वेस्ट को रिमूव करता है, जो फीसिस की फॉर्म में फर्दर एक्सक्रीट हो जाते हैं। एंड लास्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन, जो बॉडी में जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। तो ये थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आगे बात करते हैं, देखो कि कौन कौन से टाइप के वेस्ट जो है एक्सक्रीट होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है क्या, सबसे पहला है वाटर। एक्सक्रीट होने वाला कौन है, जैसे कि हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर रिमूव होता है बॉडी से। ठीक है, कैसे रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। साथ ही साथ हमारी बॉडी में कई सारे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स भी एक्सक्रीट होते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। अब ये ह्यूमन बॉडी में सारे के सारे नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है क्या एक्सक्रीट करती है, यूरिया की फॉर्म में वेस्ट को एक्सक्रीट करती है, लेकिन कई सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं अमोनिया और यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये यूरिया, अमीनो एसिड, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं। ह्यूमन क्या रिलीज करते हैं, क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया जो है ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले ज़्यादातर होते हैं कौन, जैसे कि हमारे बर्ड्स। ठीक है, हमारी बॉडी से कई सारे ड्रग्स का एक्सक्रीशन भी होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू भी हो सकता है, बाइल के थ्रू भी हो सकता है, और फीसिस के थ्रू भी हो सकता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ वेस्ट जो एक्सक्रीट होते हैं ऑर्गेनिज्म से। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड जो है एक्सक्रीशन का फॉलो करता है। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, किडनी हो सकते हैं, लंग्स हो सकते हैं, स्किन हो सकते हैं, आईज हो सकते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो वेस्ट किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, जो मैंने अभी आपको बताया। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, जबकि बर्ड्स और इंसेक्ट जो है मेनली एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। क्लियर, और यूरिया जो है कौन एक्सक्रीट करता है बेटा, ह्यूमन बींग्स। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे कि ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। एक तो है पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज है, साथ ही साथ क्या है, किडनी से अटैच एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्या, यूरेटर। ठीक है,
और यूरिटर से कनेक्टेड एक क्या है, ब्लैडर है, जिसका नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। एंड द फोर्थ वन इज यूरिथ्रा, जहाँ से हमारा यूरिन एक्सक्रीट होगा। तो ये चार मेन चीज़ें हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट है। क्या क्या है, एक तो पेयर ऑफ किडनीज, एक किडनीज का पेयर है, वहीं से अटैच पेयर ऑफ यूरिटर्स है, एक ब्लैडर है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिथ्रा से यूरिन एक्सक्रीट होगा। सबसे पहले बात करते हैं किडनीज की। किडनीज क्या काम करती हैं, किडनीज की शेप कैसी है, तो देखो किडनीज की शेप कैसी है, किडनीज आर बीन शेप्ड, आप देख सकते हो किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, दे आर लोकेटेड on either side of the backbone and protected by ribs and muscles of the back। ठीक है, तो ये जो है किडनीज हमारी दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, बैकबोन के साइड्स में, साथ ही साथ प्रोटेक्टेड रहती हैं किससे, रिब से, और साथ ही साथ हमारी जो बैकबोन है उसकी मसल से प्रोटेक्टेड रहती हैं। हर एक ह्यूमन किडनी की अगर लेंथ देखें, ठीक है, ह्यूमन किडनी की अगर लेंथ देखें तो लगभग होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, और विड्थ में होती है लगभग हर एक किडनी की विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है, और वेट होता है लगभग 120 to 170 ग्राम्स। तो ये किडनीज के क्या है बेसिक फीचर्स, उनकी शेप, उनकी लोकेशन, और उनका लेंथ, वेट एंड विड्थ। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो किडनीज में किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, या फिर बॉडी में सारे वेस्ट जो हैं उससे एक्सक्रीट होते हैं। देखो किडनीज में प्रेजेंट होने वाले जो सेल्स हैं, किडनीज में मेन फिल्ट्रेशन जो है, सारे लिक्विड जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी का, वो कहाँ पर फिल्टर होता है बेटा, किडनीज में। किडनीज में जो सेल्स प्रेजेंट हैं जो इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को करते हैं, उनका नाम है क्या, उनका नाम है नेफ्रॉन्स। They are called nephrons. So nephrons, that's why nephrons are called functional units of kidney, क्योंकि सारा फिल्ट्रेशन इन्हीं नेफ्रॉन्स के थ्रू होता है। ठीक है, इस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको डिस्कस करते हैं अभी। अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड हम करके पढ़ सकते हैं। पहला है ग्लोमेरुलस, दूसरा है ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला जो स्ट्रक्चर है इसका नेफ्रॉन का, उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। और बाकी का जितना भी तुमको यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या चीजें हैं, एक तो है ग्लोमेरुलस, और बाकी का बचा हुआ क्या, बाकी का बचा हुआ ट्यूबुलर पार्ट, जो सारे के सारे फिल्ट्रेशन को करेगा। फंक्शनिंग देखते हैं नेफ्रॉन की, किस तरीके से फंक्शन करता है नेफ्रॉन। तो देखो यहाँ पर तुमको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो देखो नेफ्रॉन में यहाँ पर इस ग्लोमेरुलस में एक बंडल ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, जहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज हैं के सारे वेस्ट को क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा फिल्टर करती हैं। अगर मैं पूरे नेफ्रॉन की बात करूँ, पूरे नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा फिल्टरेशन कहाँ पर होता है ब्लड का, तो सबसे ज़्यादा फिल्टरेशन होता है ग्लोमेरुलर पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर एक बंडल ऑफ कैपिलरीज है जहाँ पे वेस्ट, लिक्विड वेस्ट का सबसे ज़्यादा फिल्टरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाहर का स्ट्रक्चर देखो, इसके बाहर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा, बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ से हमारा जब ब्लड फिल्टर होता है तो ब्लड में प्रेजेंट होने वाली यूजफुल चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, ये सब वापस से बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और बचा हुआ पार्ट जो है, बचा हुआ जो वेस्ट है, वो फर्दर जो है फर्दर ट्रैवल करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा इन द ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट देखो, यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ, इस ट्यूबुलर पार्ट से हमारा ब्लड यहाँ पर आया, इस पार्ट को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ से हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है, जितनी भी एक्सेस वाटर है, एक्सेस यूजफुल सॉल्ट्स हैं वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, बट बाकी का वेस्ट जो है, एक्सेस वाटर, ठीक है, एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट, सारा का सारा एक्सक्रीट होगा, और कहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। और यही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल किससे कनेक्टेड है बेटा, यूरिटर से कनेक्टेड है। तो फंक्शंस की बात करें तो देखो फंक्शन क्या है नेफ्रॉन का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड एंटर करेगा नेफ्रॉन में,
ग्लोमेरुलस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है वो वापस से बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस एक और हो सकती है, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, और वाटर, ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर वापस से। और बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, चला जाएगा कहाँ पर, ट्यूबुलर पार्ट से कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया, जितना भी बच गया पार्ट उसको हम क्या कहेंगे, यूरिन बोलेंगे, ठीक है। सो द रिमेनिंग फिल्ट्रेट विच विल कॉल्ड नाउ एज यूरिन विल कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट, और उसके बाद कहाँ पर कलेक्ट होगा, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा, एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये थे हमारे फंक्शंस किसके, नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी कई बार आ चुका है, नेफ्रॉन के फंक्शंस कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हो, पढ़ के समझ सकते हो, जैसे अभी हमने समझा, ठीक है। तो यहाँ पर होता है बेटा हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस फिनिश। तो होपफुली आपको सभी टॉपिक्स समझ आए होंगे। इसको एनसीईआरटी से रीड करना, यहाँ से जितने नोट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।